आज हमारे पास जिन 2 की कहानी है और इसे दोबारा खंगालने पर जो सवाल मेरे दिमाग में अटक गया वो ये नहीं था कि एक भूत बदला ले रहा है। हम्म, सवाल ये था, क्या ये वाकई एक अलौकिक बदला था या ये एक ऐसे कामयाब इंसान के दिमाग के टूटने की कहानी है जो अपने ही अपराध बोध के बोझ तले दबा जा रहा था। बिल्कुल। क्या वो आउटहाउस सच में श्रापित था या हर्ष टंडन ने अपने गुनाहों से उस जगह को खुद एक जीता जागता नर्क बना दिया था? हाँ, चलिए आज इसी मनोवैज्ञानिक और अलौकिक धागे को सुलझाते हैं। ये सवाल ही इस कहानी की सबसे दिलचस्प परत है। मतलब सतह पर तो ये एक सीधी सादी हॉरर कहानी लगती है। हाँ, जैसे को तैसा कर्म का फल। बिल्कुल, लेकिन जब आप किरदारों की साइकोलॉजी में उतरते हैं, खासकर हर्ष टंडन की, तो कहानी बहुत पेचीदा हो जाती है। हम यहाँ एक अनरिलायबल नैरेटर यानी एक अविश्वसनीय कथावाचक के नजरिए से सब कुछ देख रहे हैं। अच्छा। एक ऐसा इंसान जो कहानी शुरू होने से पहले ही मानसिक रूप से अस्थिर है। तो आज की हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि हकीकत कहाँ खत्म होती है और वहम कहाँ से शुरू होता है। तो चलिए उस इंसान से शुरू करते हैं जिसके इर्द गिर्द ये पूरा नर्क बुना गया है, हर्ष टंडन। हाँ, टंडन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ। बिल्कुल। मीटिंग में उसके डायलॉग्स जैसे बी अग्रेसिव, फाइंड सॉल्यूशंस या टंडन ग्रुप डज नॉट ऑपरेट ऑन अ ट्रायल बेसिस हमें बताते हैं कि ये आदमी एक मशीन है। हाँ, जिसे सिर्फ नतीजों से मतलब है। बिल्कुल। और विडंबना देखिए, जिस रिजल्ट्स ओनली रवैये ने उसे बिजनेस की दुनिया का बादशाह बनाया, वही रवैया उसके परिवार को मतलब दीमक की तरह खा रहा है। सही बात है। कहानी हमें ये नहीं दिखाती कि एक अच्छा परिवार बुरे हालात में फंस गया। वो हमें दिखाती है कि एक पहले से ही टूटा हुआ परिवार बस एक आखिरी धक्के का इंतजार कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। जब उसकी पत्नी शालिनी एक फैमिली वेकेशन का आइडिया देती है तो वो उसे इनविजिबल चीज यानी फालतू कहकर टाल देता है। और अपने बेटे सैम के नए टैटू पर उसका कमेंट, अपने चेहरे पर टैटू बना, उससे ज्यादा प्रोमिनेंट तो कुछ होगा नहीं। मतलब ये कोई बाप अपने बेटे से कैसे कह सकता है? वही तो, इसमें वो कड़वाहट है जो सालों से रिश्ते में घुल रही है। और यहीं पर कहानीकार एक बहुत चालाक दांव खेलता है। वो हमें हर्ष की पुरानी दोस्त और साइकाइट्रिस्ट विद्या से मिलवाता है। हाँ। विद्या उसे कहती है कि उसे क्रॉनिक इंसोम्निया है और उसे ऐसी चीजें दिखती हैं जो हैं ही नहीं। मनोविज्ञान में लंबे समय तक नींद ना आना अक्सर सिर्फ थकान नहीं होता। ये दबे हुए अपराध बोध या गहरे तनाव का एक शारीरिक लक्षण होता है। अच्छा। तो अलौकिक घटना शुरू होने से बहुत पहले कहानी हमें ये इशारा दे रही है कि हर्ष की अपनी आत्मा, उसका अपना ज़मीर उसे सोने नहीं दे रहा है। तो इसी ज़मीर के बोझ तले वो परिवार को नैनीताल ले जाने के लिए मान जाता है। हाँ, एक तरह से मजबूरी में। टी वाला जोक सुनाने की कोशिश करता है और हर्ष उसे सीधे शट अप कहकर चुप करा देता है। उफ, उस एक शब्द में पूरे परिवार का डायनामिक सामने आ जाता है। हाँ, वो कार एक परिवार का नहीं बल्कि एक दूसरे से अजनबी हो चुके 4 लोगों का एक डिब्बा लगती है। सही कहा। और फिर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। रास्ते में एक्सीडेंट की वजह से लगा जाम। किसी भी सामान्य परिवार के लिए ये शायद रुककर बातें करने का एक मौका होता, लेकिन हर्ष के लिए, जिसके लिए समय ही पैसा है, 2 घंटे का इंतजार नामुमकिन है। और यही उसका वो किरदार जो उसे बिजनेस में सफल बनाता है, अधीरता और कंट्रोल। हाँ, हर चीज पर कंट्रोल रखने की आदत उसके परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। वो मेन रोड छोड़कर एक अनजान अंधेरे रास्ते पर गाड़ी मोड़ देता है। एक ऐसा रास्ता जिसका कोई नामो निशान नहीं है। बिल्कुल। कहानी कहने की भाषा में ये एक क्लासिक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है और इसी पॉइंट पर उनकी मुलाकात उस अजीब आदमी से होती है। हाँ। ऐसे किरदारों को थ्रेशोल्ड गार्डियन यानी दहलीज का रखवाला कहा जा सकता है। एक ऐसा किरदार जो हीरो को एक नई खतरनाक दुनिया की दहलीज पर लाता है। अच्छा। उसके गोलमोल जवाब जैसे रास्ते कहीं नहीं जाते, आपको कहाँ जाना है, या सैम के पूछने पर कब्रिस्तान यहां भी हो सकता है, ये सब संकेत हैं कि अब तर्क और लॉजिक की दुनिया पीछे छूटने वाली है। बिल्कुल। और सबसे डरावना डायलॉग, ट्रंक में लाश है, ठिकाने लगानी है। हाँ, उस वक्त तो ये एक मजाक लगता है, लेकिन बाद में समझ आता है कि ये एक भविष्यवाणी थी। मतलब वो आदमी अनजाने में ही हर्ष के अतीत और भविष्य दोनों की तरफ इशारा कर रहा था। बिल्कुल, वो आदमी एक तरह से उस अलौकिक दुनिया का पहला दूत है जिसमें हर्ष दाखिल होने वाला है। और जैसे ही वो उस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, उस दुनिया के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले सड़क के बीचों बीच एक बच्चे का स्ट्रोलर, फिर गाड़ी का अचानक बंद हो जाना और मोबाइल का सिग्नल चले जाना। क्लासिक हॉरर फिल्मों वाले सारे संकेत। हाँ, एक के बाद एक।
लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये परिवार बाहरी दुनिया से कटने से बहुत पहले ही एक दूसरे से कट चुका था। सही बात है। गाड़ी का सिग्नल जाना तो बस उस अंदरूनी अलगाव का एक बाहरी प्रतीक है जो वो सालों से जी रहे थे। क्या बेहतरीन पॉइंट है। वो भावनात्मक रूप से पहले से ही फंसे हुए थे, अब बस शारीरिक रूप से भी फंस गए। और जब आप दुनिया से कट जाते हैं तब आपको अपने अंदर के राक्षसों का सामना करना पड़ता है। हर्ष के मामले में ये राक्षस सिर्फ उसके दिमाग में नहीं बल्कि बाहर भी थे। और तभी वो दहलीज का रखवाला, मतलब वही अजीब आदमी, फिर से प्रकट होता है। हाँ, और उन्हें अपने आउट हाउस में पनाह देने की पेशकश करता है। और उस आउट हाउस में घुसते ही कहानी का असली मनोवैज्ञानिक खेल शुरू हो जाता है। सैम को एक खूनी गुड़िया दिखती है। वो दौड़कर सबको बताता है, वो डॉल मेरे हाथ में खून भी था। लेकिन कोई इसकी बात नहीं मानता। कोई नहीं, सब इसे उसका एक और प्रैंक समझते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार का सैम पर भरोसा न करना सिर्फ उसकी पुरानी आदतों की वजह से नहीं है। तो फिर ये दिखाता है कि उनके बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट चुका है। जब वो सच में खतरे की घंटी बजा रहा है तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, उनका आपसी अविश्वास उन्हें बाहरी खतरे के लिए और भी ज्यादा कमजोर बना देता है। वो गुड़िया सिर्फ एक डरावनी चीज नहीं है, वो खोई हुई मासूमियत का प्रतीक है। उस बच्ची रिया का, और एक तरह से हर्ष के अपने बच्चों का भी, जिनकी मासूमियत उसने अपनी महत्वाकांक्षा के नीचे रौंद दी थी। और इस अविश्वास की कीमत बहुत बड़ी होती है। सैम गायब हो जाता है और जब मिलता है तो उसकी मौत हो चुकी होती है। हाँ, ये वो पल है जब परिवार का बनावटी ढांचा पूरी तरह से ढह जाता है। बिल्कुल। माँ शालिनी टूट जाती है और वो सैम की मौत के लिए किसी भूत को नहीं, सीधे हर्ष को दोष देती है। उसका रवैया है। और इसी दुख और अपराध बोध में वो गाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब हर्ष के पास सिर्फ उसकी बेटी तनु बची है। और फिर कहानी की सबसे भयावह घटना होती है। कौन सी? वो 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद भी घूम फिरकर वापस उसी आउट हाउस पर पहुंच जाते हैं। ओहो, ये एक टाइम लूप नहीं है, ये एक कर्मा लूप है। कर्मा लूप? हाँ, ये इस बात का प्रतीक है कि आप अपने अतीत से भाग नहीं सकते। आप जितनी भी दूर जाने की कोशिश करें, आपके कर्म आपको खींचकर वापस उसी जगह ले आते हैं जहां से सब शुरू हुआ था। और यहीं पे सारे टुकड़े जुड़ते हैं। हर्ष का सामना आउट हाउस के मालिक, एक लेखक से होता है और वो उसे अपना वो राज बताता है जो इस पूरी त्रासदी की जड़ है। हाँ, 2 साल पहले की घटना। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उसने अपने कंपेटिटर विनोद कुमार की गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया था। और ये सिर्फ एक बिजनेस की दुश्मनी नहीं थी, ये क्रूरता की हद थी। मतलब? उसने विनोद, उसकी पत्नी गीता और उनकी छोटी बेटी रिया को सड़क पर मरता हुआ छोड़ दिया था। क्या? उसने मदद करने की बजाय उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चुना। तो अब जो हो रहा है वो कोई रैंडम हॉरर नहीं है, ये बहुत पर्सनल है। बिल्कुल। वो स्ट्रोलर, वो गुड़िया, वो सब उस बच्ची रिया की यादें हैं जिसका बचपन हर्ष ने छीन लिया था। तो ये आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो हर्ष को आईना दिखा रहे हैं। हाँ, वो उसे वही दर्द महसूस करवाना चाहती है। इसे ही कहते हैं पोएटिक जस्टिस। बिल्कुल, काव्यात्मक न्याय। और इसका क्लाइमैक्स अंतिम टकराव में होता है। कुमार की आत्मा हर्ष का सामना करती है और उससे वो सवाल पूछती है जो पूरी कहानी का सार है। अपनों को खोने का दर्द महसूस कर रहे हो हर्ष? और ठीक उसी पल रिया की आत्मा उसकी बेटी तनु पर हमला करती है। अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर हर्ष पूरी तरह से टूट जाता है। और जिंदगी में पहली बार वो कुछ ऐसा करता है जो स्वार्थ से भरा नहीं है। वो अपनी बेटी की जान के बदले अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। यही उसका मोचन है, उसका रिडेम्पशन। बिल्कुल। वो इंसान जो हमेशा अपनी कामयाबी, अपनी इमेज और अपने नाम के बारे में सोचता था, अंत में समझता है कि इन सब की कीमत उसके परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। और कहानी का अंत हर्ष के उस अलौकिक सच को स्वीकार करने से होता है जिसे वो शुरू में वहम कह रहा था। मान लेता है कि आत्माएं होती हैं। तो ये कहानी एक बिजनेस टाइकून और उसके बिखरे परिवार के ड्रामे से शुरू होकर कर्म, अपराध बोध और उसके न मिटने वाले परिणामों की एक दिल दहला देने वाली कथा में बदल जाती है। हाँ, ये सिर्फ डराती नहीं है, ये बहुत कुछ सोचने पे मजबूर भी करती है। अंत में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। कहानी की अंतिम पंक्ति है, आत्माएं हैं यहीं आसपास। हाँ। सोचने वाली बात ये नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। असली सवाल शायद ये है कि जब हम कोई भयानक काम करते हैं तो क्या हम अपने आसपास की दुनिया में एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर देते हैं जो तब तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती जब तक वो हमें या हमारे अपनों को तोड़ ना दे। शायद सबसे डरावने भूत वो नहीं जो कब्रिस्तानों में रहते हैं, बल्कि वो हैं जिन्हें हम अपने कर्मों से खुद जन्म देते हैं। और वो आत्माएं, क्या वो कभी हमारा पीछा छोड़ती हैं?